हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी बिजनेस की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, क्लास 12th बिजनेस की ये हमारी वीडियो नंबर 6 है और वीडियो नंबर 6 से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो गाइस, मेनली इसका मीनिंग ये है कि जब एक मैनेजर जो है डिसीजन लेता है तो उसको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। कौन करते हैं? ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उसको डिसीजन के टाइम हेल्प करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेचर की। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है इसका नेचर किस तरह का है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है नेचर में यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी कि ये जो प्रिंसिपल है ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, यानी कि ये इंडिया में भी एप्लीकेबल होंगे। अगर हम इंडिया के बाहर किसी कंट्री में जाते हैं तो वहां भी ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होंगे। तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। दूसरा पॉइंट आता है इसका जर्नल गाइडलाइंस। जर्नल गाइडलाइंस का मतलब यही है जो मैं आपको ऊपर समझा चुका हूं कि जब भी कोई मैनेजर डिसीजन लेता है तो वो इसको, यानी कि ये प्रिंसिपल उसको गाइड करते हैं डिसीजन लेने के टाइम। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि जो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये प्रैक्टिस के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है गाइस फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि ये जो प्रिंसिपल है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है। अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल है। उसके बाद आता है मेनली बिहेवियर। इसका एग्जांपल देखो, जो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है ये इंप्रूव करता है क्या? कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉय टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मेनली क्या करते हैं, जो एक एम्प्लॉय का बिहेवियर है उसको भी ये चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे? जो एम्प्लॉय का जो बिहेवियर होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति इंप्रूव करते हैं। कौन करता है? डिसिप्लिन, कि भाई उसको टाइम से आना है, टाइम से जाना है, अच्छा काम करना है। अगर अच्छा काम करेगा तो उसकी सैलरी इंप्रूव हो जाएगी। तो जो एम्प्लॉय के बिहेवियर है उसमें भी ये चेंज लेके आते हैं। कौन लेके आते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की। इसमें क्या है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है आर बेस्ड ऑन काउज एंड इफेक्ट, यानी कि ये जो बेस होते हैं काउज एंड इफेक्ट के ऊपर बेस होते हैं। दैट मीन इसका मतलब ये है कि दीज प्रिंसिपल टेल अस, ये हमें बताते हैं इफ ए पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाई इन ए सिचुएशन। अगर कोई भी हमारे पास सिचुएशन आ जाती है, अगर हम उस सिचुएशन में इस प्रिंसिपल को लगा देंगे तो उसका हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ये प्रिंसिपल हमें ये नहीं बताते कि अगर कोई खराब सिचुएशन आ गई तो अगर आप इस प्रिंसिपल को लगा दोगे तो 100% इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, या पॉजिटिव रिजल्ट ना मिलके इसके नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। ये नहीं, इस प्रिंसिपल को लगाने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे या हमें नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। इसमें ही बता रखा है बट दिस प्रिंसिपल कैन नॉट स्टेट परफेक्टली एब्सोल्यूट रिजल्ट, यानी कि सही एब्सोल्यूट रिजल्ट नहीं बताने का कि सही रिजल्ट ही आएगा या गलत रिजल्ट ही आएगा। बिकॉज ऑफ दिस अप्लाई ऑन ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमन बीइंग के अप्लाई ह्यूमन बीइंग के ऊपर अप्लाई होते हैं। बट इट हेल्प इन नोइंग सम आइडिया अबाउट द इफेक्ट। बस ये थोड़ा आइडिया बता देते हैं कि इस तरह से हमें, अगर हम ये प्रिंसिपल लगाते हैं तो हमें इसका ये इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब चलिए हम चलते हैं अपने 7 पॉइंट की ओर। 7 पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है ये इन नेचर का। नेचर ऑफ प्रिंसिपल का लास्ट पॉइंट आता है कॉन्टीजेंट। इसमें क्या है, जो एप्लीकेशन है ऑफ प्रिंसिपल की हैज टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू द नेचर, साइज एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हम अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये हम इसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर, साइज एंड टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस, ये 7 नेचर ऑफ प्रिंसिपल, यानी ये नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 7 पॉइंट थे, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर इन 7 पॉइंट में किसी भी आपको एक पॉइंट में आपकी क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए गाइस, अब हम सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। तो गाइस, सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी, यानी कि मैनेजर प्रिंसिपल हमें गाइड करते हैं मैनेजर टू टेक डिसीजन एट ए राइट टाइम, यानी कि सही टाइम पे वो सही डिसीजन ले। इससे क्या होगा, जो उसकी नॉलेज होगी और जो उसकी एबिलिटी होगी वो इंक्रीज
हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इन प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंस क्या है कि जो हमारे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है रिसोर्स का वो होता है, उसके बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। लास्ट में ही बताया है दे आल्सो हेल्प इन बेटर एडमिनिस्ट्रेशन बाय डिस्करेजिंग पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो हमारा पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको डिस्करेज करना एंड अडॉप्टिंग एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच की ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब ये कह सकते हैं आप कि ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच क्या है कि हमें आगे ग्रो करना है, हमें बिजनेस में सर्वाइव करना है, तो सबकी अप्रोच यही होनी चाहिए। जो पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव रिलीजन को लेके, ठीक है, आप सुपीरियर हो, आप जूनियर हो, इस तरह के जो पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन है इसको डिस्करेज करता है कौन? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन में क्या बताया गया है? साइंटिफिक डिसीजन मीन ए बैलेंस डिसीजन, कि जब भी आप कोई डिसीजन लो तो वो एक बैलेंस डिसीजन होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में ये है कि मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि देखो मॉडर्न टाइम, आजकल का मॉडर्न टाइम चल रहा है, वही बिजनेस सर्वाइव कर पाते हैं आज के टाइम में जो कि चेंज होते रहते हैं, चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द रैपिड चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो रैपिडली चेंज हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, और उस रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ जो बिजनेस चेंज हो जाते हैं वही सर्वाइव करते हैं मार्केट में लंबे टाइम तक, यानी कि सर्वाइव करेंगे और अलाइव रहेंगे। फिफ्थ पॉइंट आता है फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट ओनली हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, यानी कि इन्हें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव ही नहीं करना चाहिए बट आल्सो गाइड मैनेजर इन परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इन्हें गाइड भी करना चाहिए, मैनेजर को गाइड भी करना चाहिए कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करे, जैसे एग्जांपल फेयर रेम्युनरेशन। उसके बाद हम बात करते हैं, सिक्स्थ पॉइंट आता है हमारे पास, सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि जो हमारे मैनेजमेंट है उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, उन्हें टाइम टू टाइम हमें रिसर्च के लिए भी इंकरेज करना चाहिए। यही इस पॉइंट में बताया गया है। देखो जो मैं समझा रहा हूँ वही इन सब में लिखा हुआ है। तो गाइस हमें इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी हमने देख लिया है। तो चलिए गाइस अब हम फ्यूल के 14 प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो गाइस फ्यूल के प्रिंसिपल जो 14 प्रिंसिपल हैं उन्हें समझाने से पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको इंट्रो बता देता हूँ। ये आपको नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी। तो गाइस हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल कराने से पहले ये आप थोड़ा सा इसका इंट्रो पढ़ लेना, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो हेनरी फ्यूल है उन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, और ये बोर्न हुए थे 1841 में, और उन्होंने जो है डिग्री ली थी माइनिंग इंजीनियरिंग की इन 1860 में। उसके बाद उन्होंने वर्किंग स्टार्ट कर दिया था एज एन इंजीनियर इन कोयल माइनिंग कंपनी में, ठीक है। उसके बाद 88 में इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, तो आप यहाँ पर लिख लेना कि 88 में इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया था। लेकिन जब ये मैनेजिंग डायरेक्टर इनको बनाया गया उस टाइम कंपनी इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में चल रही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और ये मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। फिर उसके बाद इन्होंने अप्लाई किए अपने जनरल टेक्निक टू ब्रिंग आउट द कंपनी फ्रॉम दिस सिचुएशन, यानी कि इन्होंने अपने जनरल टेक्निक्स अप्लाई किए जिससे ये कंपनी जो है इंसॉल्वेंसी से बाहर आ जाए, और ये उसमें कामयाब भी हो गए। वैन जब ये रिटायर हुए 30 साल के बाद, ये कंपनी जब रिटायर हुए तो कंपनी बहुत अच्छी सिचुएशन में थी और वो फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। क्लियर है? तो हम बात कर लेते हैं कि हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये डेवलप बाय हेनरी फ्यूल हुए थे, लेकिन कब हुए थे? 1916 में। तो ये भी आप नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं। और ये जो पब्लिश हुए थे, कौन सी बुक में पब्लिश हुए थे? उस बुक का नाम ये रहा एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जर्नल में ये पब्लिश हुए थे। तो चलिए हेनरी फ्यूल के हम पहले प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं जिसका नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें यही बताया गया है कि जितना भी काम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए और उन लोगों को देना चाहिए, किन लोगों को देना चाहिए? जिनकी कैपेसिटी है उस काम को करने की, जो क्वालिफाई है या जिन्हें एक्सपीरियंस है। उसके बाद व्हेन ए पर्सन इज परफॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ जॉब अगेन एंड अगेन, हम अगर इस तरह से ही करते रहते हैं, यानी कि बहुत सारे काम को डिवाइड कर देंगे और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन के हिसाब से अगर हम काम बांटते हैं और इसी तरह से हम बार बार करते रहेंगे तो पर्सन जो है वो काम को जो बार बार करता रहेगा वो एक तरह से उस काम को करते करते परफेक्ट हो जाएगा और स्पेशलाइज हो जाएगा उस काम को
करने में। इससे क्या होगा, जो एफिशिएंसी लेवल है वो इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद फ्यूल कहते हैं कि नॉट ओनली फैक्ट्री वर्क, कि हमें सिर्फ फैक्ट्री वर्क को ही नहीं डिवाइड करना चाहिए, टेक्निकल, मैनेजरियल और स्किल जॉब को भी हमें डिवाइड करना चाहिए। उसके बाद ये इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हैं, और उसके बाद अगर इस प्रिंसिपल को आप वायलेशन करते हो तो इसके कुछ आपको नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। तो आप ये भी आप नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रिंसिपल की ओर। दूसरा प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, अथॉरिटी का मतलब क्या है, पावर टू टेक डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीन क्या है, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द असाइन जॉब ऑन टाइम, यानी कि मेरे पास पावर है कि मैं किसी को काम दे सकता हूँ, और जिस बंदे को मैंने काम दिया अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस काम को टाइमली कंप्लीट कर दे। तो उसके बाद यही बताया गया कि अथॉरिटी में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बैलेंस होना चाहिए। अगर एक्सेस ऑफ अथॉरिटी हो जाती है या एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है तो उसका हमें नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये इसके पॉजिटिव इफेक्ट हैं, ये इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं। ये नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास आता है, जो हेनरी फोर्ड ने दिया था, वो आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रेफर टू जनरल रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है। ये एक जनरल रूल एंड रेगुलेशन है जिससे कि सिस्टमेटिक वर्क हो एक ऑर्गेनाइजेशन में। देखो, अगर डिसिप्लिन होगा तभी काम अच्छे से होगा, अगर वहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है तो वहाँ पे काम अच्छा नहीं होने का। एक इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखो, आर्मी में कितना डिसिप्लिन है, इसलिए देखो आर्मी में है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन है, इसलिए वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है आर्मी का बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपीरियर एट एवरी लेवल, और जो गुड सुपीरियर है वो हर एक अच्छे, यानी कि टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे और लोअर लेवल पे, तीनों लेवल पे डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपीरियर, यानी कि अच्छा सुपीरियर होना चाहिए। अगर अच्छा सुपीरियर नहीं होगा तो क्या होगा, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट वो नहीं होंगे। अगर अच्छा होगा तो क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होंगे, और जिससे कि काम अच्छा होगा एक फैक्ट्री में। ये इसके फिर कोई पॉजिटिव इफेक्ट है और ये इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं, ये आप जस्ट इनको पढ़ लेना। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि आपका जो सबॉर्डिनेट, यानी कि आप एक सबॉर्डिनेट है तो आपके ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए। अगर आप एक सबॉर्डिनेट है और आपके ऊपर 3-4 सुपीरियर हैं, जैसे कि मैंने डायग्राम में समझा रखा है, तो वहाँ पे जो है काम अच्छे से नहीं होगा। अगर आपके ऊपर 2-3 सुपीरियर हैं तो काम में जो है कन्फ्यूजन आएगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा और डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, और ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी के भी चांस हो सकते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हैं, ये इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट दे रखे हैं। उसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि इट मीन देयर शुड बी वन प्लान, यानी कि एक प्लान होना चाहिए। कोई एक ग्रुप बना दो, उसको एक प्लान दे दो, और कंट्रोल भी वहां पे एक ही मैनेजर कंट्रोल वहां पे होना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में बताया गया। या पढ़ लेना कि फ्यूल ये महसूस करते हैं, अगर आपको एफिशिएंट रनिंग करनी है ऑर्गेनाइजेशन को, अगर आपको चलाना है एफिशिएंटली, तो वहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जबकि वाइल द यूनिटी ऑफ कमांड इज इम्पोर्टेंट, यूनिटी ऑफ कमांड भी जो है जरूरी है। क्यों जरूरी है, टू इन्हांस द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय को एफिशिएंसी को इम्प्रूव कौन करता है, यूनिटी ऑफ कमांड। उसके बाद हम आते हैं सिक्स्थ प्रिंसिपल पे। सिक्स्थ पॉइंट में क्या है, सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टेक प्रायोरिटी, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट हैं उनको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि किसी एक इंडिविजुअल को इंटरेस्ट को हमें यानी कि प्रायोरिटी देनी चाहिए, यही बताया गया है। उसके बाद इसमें रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि इसमें यह बताया गया है कि हमें जो रेम्युनरेशन है एम्प्लॉय को एक फेयर रेम्युनरेशन देनी चाहिए। फेयर रेम्युनरेशन उसको हम क्यों दें, जिससे कि जो वो है काम अच्छे से करे और ज़्यादा काम वो करे। उसके बाद आते हैं हम 8 पॉइंट में क्या है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि सारी अथॉरिटी आपके पास है, तो वहाँ पे क्या है, सेंट्रलाइजेशन। अगर किसी कंपनी में या आपने जो है अपनी अथॉरिटी सब में बांट रखी है, लेवल ए में भी लेवल बी में भी, तो उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसमें यही बता रखा है। और उसके बाद लास्ट में क्या है, बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी बैलेंस, यानी कि इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। यानी कि अगर इन दोनों में बैलेंस नहीं होगा, यानी नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड नहीं होनी चाहिए और ना ही यानी कि कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, यानी कि इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं स्केलर चेन की। स्केलर चेन क्या है, देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे ए है और ए तो सुपीरियर हो गया और सबऑर्डिनेट कौन है इसका, बी सी डी। इधर
इस साइड EFG। तो अगर D को कोई भी कांटेक्ट करना है सुपीरियर से तो सबसे पहले वो C के पास जाएगा, उसके बाद वो B पे जाएगा, उसके बाद वो A पे जाएगा। तो इसको हम क्या कह देंगे, स्केलर चेन हम इसको कह देंगे कि फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट रैंक इज नोन एज स्केलर चेन। क्लियर है। उसके बाद अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, ये मान लो कि E और F को डायरेक्ट कांटेक्ट करना है किसी इमरजेंसी के कारण, तो सबसे पहले ये अपने सुपीरियर को कांटेक्ट करेंगे, यानी कि C जो है B को बता देगा और F जो है E को बता देगा, उसके बाद ही आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपस में जब ये कांटेक्ट करेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम गैंग प्लान बोलते हैं। क्लियर है गाइस, ये गैंग प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप आप मत कर देना। उसके बाद हम आते हैं 10 पॉइंट पर। 10 पॉइंट में क्या दे रखा है, ऑर्डर, यानी कि फ्यूल सेड दैट, फ्यूल ये कहते हैं देयर शुड बी प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन, यानी कि सबके लिए और सब चीज़ों के लिए जगह होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, राइट मैन इन द राइट प्लेस, यानी कि एक सही आदमी सही जगह पे होना चाहिए। अगर ऐसा होता है देन देयर विल बी नो हिंड्रेंस इन द एक्टिविटी, यानी कि जो बिजनेस में या फैक्ट्री में एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उनमें कोई भी बाधा नहीं आने की। लेकिन अगर ऐसा नहीं होने का तो कंपनीज में हिंड्रेंस आएगी। दिस विल लीड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। अगर सही आदमी सही जगह पे है तो इसका क्या फ़ायदा होगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तो भाई उसके बाद हम 11 प्रिंसिपल की बात करते हैं, इक्विटी, यानी कि किसी भी वर्कर को हमें अनड्यूली फेवर नहीं करना चाहिए, यानी बिन मतलब हम किसी को फेवर ना करें या बिन मतलब हम किसी को पनिश ना कर दें, यानी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि धर्म के आधार पर या लैंग्वेज के आधार पर या कास्ट के आधार पर। तो यानी कि एक प्रॉपर वहाँ पे हमें सबको इक्विटी देनी चाहिए, सबको समानता का अधिकार हमें देना चाहिए। उसके बाद 12 प्रिंसिपल आते हैं हमारे पास, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, यानी कि किसी भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर 1 साल से ज़्यादा काम करता है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, यानी कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ना कि 6 महीने बाद 3 महीने बाद वहाँ पे वर्कर्स चेंज होते रहे। उसके बाद आता है 13 प्रिंसिपल हमारे पास, इनिशिएटिव, यानी कि ये मैनेजर की ड्यूटी है कि वो इंकरेज करे फीलिंग ऑफ इनिशिएटिव, यानी कि अमोंग हिज एम्प्लॉय, कि आप कुछ इनिशिएटिव करो, कोई काम दे दिया और फिर मैनेजर उनको कहे कि इस काम को कुछ इनिशिएटिव तरीके से करके दिखाओ। ठीक है, लेकिन विद इन ए लिमिट ऑफ अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि लिमिट होनी चाहिए वहाँ पे और डिसिप्लिन भी होना चाहिए, यानी कि अपनी मनमर्जी से करते रहो। यानी कि इनिशिएटिव के लिए प्रमोट तो करना चाहिए लेकिन विद इन द लिमिट ऑफ अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन। लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है, लास्ट प्रिंसिपल आता है स्प्रेड डी क्रॉप, यानी कि मैनेजमेंट शुड प्रमोटेड टीम वर्क, मैनेजर को प्रमोट करना चाहिए टीम वर्क। उसकी जगह वो क्या करे, ही और शी की वर्ड की जगह वो वी का यूज करे कि हमने ये करा, हमारे टीम ने मिलकर ये अचीव करा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये अचीव किया। तो ये भी बहुत जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने जो है मीनिंग देखा है किसका, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, और उसके बाद इसके इंपॉर्टेंस, उसके बाद हमने नेचर देखा, उसके बाद इंपॉर्टेंस देखे, और उसके बाद हमने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल देखे। तो गाइस अगर इस लेक्चर में अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और दूसरी बात गाइस, अगर आपको इस लेक्चर की PDF फाइल चाहिए तो आपको इसकी PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसको आपने ओपन कर लेना है और हमारे जो चैनल है टेलीग्राम का उसको ज्वाइन कर लेना है, और वहां पे आपको इस लेक्चर की PDF फाइल मिल जाएगी। लेकिन कंडीशन एक है, आपको सबसे पहले जो है प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना होगा, तभी जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है ये ओपन होगा, क्योंकि ये लिंक जो है टेलीग्राम ऐप में ही ओपन होगा। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को बस हम यहीं पे एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ।